مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا नसीरा। ये जो आयत मैंने तिलावत की हैं सूरह इसरा की आयत 79 और 80 हैं। ये आयत 79 में तहज्जुद की फ़ज़ाइल का ज़िक्र है। अपनी इबादत का मामूल बनाना चाहिए और ख़ासकर आजकल रमज़ान के महीने में तो बहुत आसान है तहज्जुद पढ़ना। और जो आयत नंबर 80 है की तिलावत की है, ये बहुत सारे उलमा बताते हैं, छोटी-सी आयत है कि रोज़ाना 41 मरतबा तिलावत करने से शुगर के मर्ज़ को बहुत हद तक अफ़ाक़ा हो जाता है। मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, निहायत रहम वाला है। और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, जो तुम्हारे लिए एक इज़ाफ़ी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचाएगा। और ये दुआ करो कि या रब मुझे जहाँ दाखिल फरमा, अच्छाई के साथ दाखिल फरमा, और जहाँ से निकाल, अच्छाई के साथ निकाल, और मुझे ख़ास अपने पास से ऐसा इक़्तिदार फरमा जिसके साथ तेरी मदद हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Very few words about the Professor Dr. Mubin. Dr. Mubin is known as the cool bean. Almost all the world know about the cool bean. Anyhow, Dr. Mubin was the graduate of King Edward Medical College, Medical University. He is son of Camcolians. Dr. Mubin is a consultant physicians and academicians, good teachers and trainers. I think a lot of lectures about if you try to make a book, you cannot make a single book about the corona. He has played a lot of role in awareness of the corona and about invention of few new treatments about the corona. And all the world knows about Dr. Mubin, about he has so the world has also given so many awards to the Dr. Mubin. This Dr. Mubin, this webinar is in collaboration of Pakistan Physiological Society, Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad, Women Medical College, Ahmedabad, Pakistan Association of Pathology, South Asian Association of Physiology, and we also started this in the last COVID and pandemic, but we decided, thanks Professor Salma Gondi, that we decided that this academic activity weekly we will continue it. So in the last 2 weeks we are discussing about diabetes, and because it is the month of the fast, इस रमज़ान के महीने में, तो लेट्स हमें आप ये बताएं कि ये इनके किन किन कंडीशंस में रोज़ा नहीं रखना चाहिए डायबिटीज़ के अंदर, और डायबिटीज़ जो है वो हमारे रमज़ान के रोज़ों के साथ के ऊपर किस तरह इफेक्ट करती है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ इन ग्रुप्स में भी बैठे हैं। Hope they all will learn from your lectures. And I will request also Professor Shafaq, Professor Amna Yusuf, they also promised about the gestational diabetes. They will end at the end, give their panelist views. So it is over to you, Dr. Mubin Sayyed. Welcome, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum. So thank you very much for having me. Thank you very much for having me in Kashmir when I came over. और I really enjoyed it, and thank you very much for this opportunity as well. आज की जो डिस्कशन है, I would like to structure it into 3 parts. एक हिस्से में तो वो जो जनरल डायबिटीज, फास्टिंग और टाइप 1, टाइप 2 और क्या कंसिडरेशंस हैं, ये इसका वो हिस्सा है जो मेरे ख्याल में हम सबको मालूम है, हम सब प्रैक्टिस में अगर इसको यूज करते हैं तो still to be on the same page, I would go over these considerations. दूसरा हिस्सा जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो है कि डायबिटीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग के साथ यहाँ पर वेस्ट में किस तरह से रिमिशन में लाई जा रही है। आई वुड रिक्वेस्ट सर जी कि अगर किसी वक्त हम एक
अलहदा टॉपिक करें कि कैसे टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन में आती है, उसका पूरा प्रोटोकॉल क्या है, वो आज मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन आई वुड शेयर ए स्टडी। और तीसरा हिस्सा अगर टाइम मिला तो आई वांट टू डिस्कस कि फास्टिंग में कैसे हमारी बॉडी एक्चुअली हंगर के साथ इम्प्रूव करती है, कैसे हमारे पास ऑटोफेजी जो है मैकेनिज्म वो इस्टेब्लिश होता है, और कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और बाकी तमाम टिश्यूज क्लीन अप किए जाते हैं। तो अगर वो टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला वो भी प्रेजेंट करूंगा। तो विद दिस अगर आप इजाज़त फरमाइए तो मैं शुरू करता हूँ। वेलकम सर। सो सबसे पहले मैं रेफरेंसेस अपने दिखा दूं। मैं हमेशा रेफरेंसेस को पहले ही प्रेजेंट करता हूं, मुझे आदत है पढ़ाते हुए। तो ये रेफरेंसेस हैं, दिस इज NIH और NID जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज है, उसकी एक ये बड़ी ही अच्छी एक आर्टिकल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स ड्यूरिंग फास्टिंग। इसके बाद ये आई सी के पाकिस्तान में भी ये काफ़ी राइज है ये ग्राफ। दीज आर दी फूड्स जिनके ग्लाइसीमिक इंडेक्सेस जो हैं वो स्लो से फास्ट हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए कौन सी फूड ज़्यादा बेहतर है, वो किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सी फूड, ये उसका एक चार्ट है। इसके चार्ट मैंने पाकिस्तान में भी देखे, उर्दू में भी बने हुए मिलते हैं, और आई एम श्योर कि आपके पास इसके इंग्लिश के चार्ट्स भी हैं। तो ये भी प्लीज़ कीप इन माइंड कि चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस करूंगा वाइल प्रेजेंटिंग। ये वो स्टडी है जिसमें डायबिटीज को 3 महीने में फास्टिंग के साथ रिमिशन में लाया गया। तो इस स्टडी को भी मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे रेफरेंसेस उस स्टडी के हैं। इसके बाद कुछ मेयो क्लिनिक के, माय अपॉलॉजीज कि मेरी बिल्ली भी इधर फिर रही है, मेयो क्लिनिक और NIH और कुछ और साइट्स जिस पे हम डायबिटीज के मुख्तलिफ जो कंसिडरेशंस हैं उनको देखेंगे। तो ये सारे अब मैं रेफरेंसेस कर देता हूँ बंद, एंड वी वुड स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सो एज ए सेट स्ट्रक्चर है कि टाइप्स ऑफ फास्टिंग, जनरल कंसिडरेशंस ऑफ डायबिटीज एंड फास्टिंग, उसके बाद रिमिशन, और उसके बाद ऑटोफेजी अगर मौका मिला। सो फास्टिंग का शुरू करते हुए, अब वेस्ट में जो इस वक्त बात चल रही है वो सिर्फ रिलीजियस फास्टिंग जैसे मुस्लिम्स की, जूइश की और क्रिश्चियनिटी में है। उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की फास्टिंग के भी जो और पैटर्न्स हैं विच दे आर कॉलिंग साइंटिफिक फास्टिंग, वो भी शुरू हो गए। उन पैटर्न्स में देयर आर फास्ट दैट आर विद इन अ डे, और विद इन ए डे फास्ट की विंडोज हैं। फॉर एग्जांपल 8 घंटे और 16 घंटे का फास्ट। इसी तरह से देयर आर फास्ट दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 days, कि 2 दिन यहाँ पे लोग सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते, उसके बाद 2 दिन नॉर्मल खुराक और फिर दोबारा से फास्ट। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे 5 दिन सिर्फ पानी पीते हैं और उसके बाद 2 दिन खाते हैं। They are calling them all as intermittent fastings. रिलीजियस फास्ट का हमें मालूम है, रिलीजियस फास्ट में हमारा जैसे सनराइज से सनसेट तक। क्रिश्चियनिटी के अंदर यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि आपने कब फास्ट करना है, किस चीज़ का फास्ट करना है, कितने अरसे का फास्ट करना है, वो सारा आप खुद डिसाइड करते हैं। जुडाइज्म में या यहूदियत में 25 घंटे का फास्ट है जिसमें आप कुछ खा, बड़ा सिमिलर है मुसलमानों के फास्ट से, लेकिन 25 घंटे का। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ फास्ट्स जो मौजूद हैं यहाँ पर, और इन सब के लिए कंसिडरेशन है कि डायबिटिक जो पेशेंट है वो कैसे इन फास्ट्स को रखेगा। ऑफ कोर्स इसके साथ में हम सब डॉक्टर्स हैं, सर्जिकल प्रोसीजर से पहले भी बाज़ औक़ात आप पेशेंट से कहते हैं कि आप फास्ट करें, या पेशेंट की GIT इश्यूज में बाज़ औक़ात पेशेंट जब प्रेजेंट होता है उससे पहले वो खा पी नहीं सक रहा होता, वो फास्टिंग स्टेट में होता है, और अगर वो डायबिटिक भी है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये जितने कंसिडरेशंस हैं ये सिर्फ रिलीजियस फास्ट नहीं बल्कि और भी हंगर की स्टेट्स में यूजफुल हैं। तो नाउ स्टार्टिंग विद द टाइप 1 एंड टाइप 2, जो मेन कंसर्न
हमारे जहन में रहना चाहिए, वो है कि हाइपोग्लाइसीमिया एंड डिहाइड्रेशन आर द बेसिक प्रॉब्लम। बाकी सारी चीज़ें बहुत सारे कि ये तरीका इस तरह से है, यूनिट्स को हाफ करना चाहिए, उनको डिस्पर्स करना चाहिए, शॉर्ट एक्टिंग को रोकना चाहिए, वो सारे अपनी जगह पर। जो मेन दो चीज़ें जहन में रखने की हैं, दीज आर कि पेशेंट हु इज डायबिटिक and is going to go through the fasting, they can become hypoglycemic or they can become dehydrated. और dehydration जो है, this is also very important to keep in mind कि dehydration diabetes की medicine से भी हो सकती है। dehydration diabetes की वजह से जो secondary diseases हैं उनकी medication की वजह से भी हो सकती है, और dehydration excuse me हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकती है। सो डायबिटिक स्टेट या पैथोलॉजी इटसेल्फ कैन कॉज डिहाइड्रेशन, और मैनेजमेंट ऑफ इट कैन आल्सो कॉज डिहाइड्रेशन। सो विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दैट। जाहिर है कि टाइप 1 और टाइप 2 की जो कंसिडरेशंस हैं वो दे आर डिफरेंट। टाइप 1 के अंदर कीटोएसिडोसिस का डर है, टाइप 2 में भी हो सकता है लेकिन उसमें ज़रा चांसेस कम है। सो यहाँ पर मैं एक एक्सर्प्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज इज अ वेरी सीरियस डिजीज एंड DKA इज एन acute life threatening complication. DKA may also be provoked by the omission of insulin doses or by mismatch between the dynamic physiological demands for insulin and amount provided by medical treatment. So ये सबसे ज़्यादा खतरे की बात है। वो खतरे की बात ये है कि टाइप 1 का जो पेशेंट है, अगर हम उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं करते इंसुलिन को डोज को चेंज करने की, तो ही कैन एक्चुअली और ही और शी कैन एंड अप इन DKA। जनरल कंसिडरेशन इसमें यह ली जाती है कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं उसमें जो सुबह के वक्त इंसुलिन ली जाती है वो इफ्तारी के वक्त चली जाती है, और जो रात के वक्त की इंसुलिन है वो आधी डोज करके सुबह के साथ आ जाती है। सो रिवर्स हो जाता। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो ख़त्म कर दी जाती हैं। मैं कुछ पोस्ट्स को देख रहा था, कुछ गाइडेंसेस को देख रहा था पाकिस्तान में, जिसमें वो ये कह रहे थे कि आधा कर दें। तो बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग चूँकि उसी वक्त की फूड को हैंडल करती है, और जब पेशेंट फास्ट कर रहा है तो वो फूड तो खा नहीं रहा, तो शॉर्ट एक्टिंग ऑफ कोर्स नहीं दी जाती। इसी तरह से इंटरमीडिएट एक्टिंग अगर दे रहे हैं या मिक्स करें लॉन्ग एंड इंटरमीडिएट, तो फिर उनकी हाफ डोजेज की जाएगी। इसके साथ में पेशेंट को ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेट करना कि दे हैव टू चेक फॉर देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्लस दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो मेरा ख्याल है हम सबको पता है कि शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े के टूटने के लिए ब्लड का अपनी जगह छोड़ना ज़रूरी है। तो जब वो ग्लूकोज को मॉनिटर कर रहे हैं तो उसके लिए रोज़ा नहीं टूटता, तो दे शुड बी एबल टू मॉनिटर स्पेशली ड्यूरिंग द डे। जब वो फास्ट के मिडल में आते हैं अबाउट नून, उस वक्त ज़रूर चेक करना चाहिए। जाहिर है कि इफ्तार के वक्त, इफ्तार से पहले भी चेक करना चाहिए। और अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो 50 मिलीग्राम का ग्लूकोज का जेल या ग्लूकोज का वो जूस वो उसी वक्त ले लें, तो विद इन 15 मिनट्स वो उसको 50 यूनिट ऊपर ले आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए, बेहोश होने से बचने के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू immediately open the fast, break the fast and take glucose and manage it. इसी तरह से टाइप 1 में अगर 300 से ऊपर चली जाए तो भी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि रोज़ा तोड़ा जाए। उसकी वजह ये है कि जब 300 तक पहुंची हुई है तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर पेशेंट पानी नहीं पी रहा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे वंस अगेन कीटोएसिडोसिस का डर है। तो नीचे आते हुए भी और ऊपर जाते हुए भी पेशेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि उन्हें अपने आप को मैनेज करना है, कैसे करना है।
सो जो रिस्क्स हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, किन लोगों को रिस्क ज़्यादा है? ऑफ कोर्स टाइप 1 डायबिटिक्स को सबसे ज़्यादा रिस्क है, और उनका रिस्क जैसे मैंने भी अर्ज किया कि एक रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया का और दूसरा रिस्क है डिहाइड्रेशन का। टाइप 2 का भी रिस्क है, लेकिन इतना नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया का जितना टाइप 1 का है। हाउएवर टाइप 2 के अंदर कुछ ड्रग्स हैं जैसे SGLT2 टाइप इनहिबिटर्स जो हैं, जो डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक डायूरेसिस। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जिनकी रीसेंट हिस्ट्री है विद सीवियर लो ब्लड ग्लूकोज और डायबिटिक कीटोसिडोसिस, अगर विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऐसी कोई हिस्ट्री है तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए रोजा रखना। इसी तरह से अगर ग्लूकोज लेवल्स चेंज होते हैं पेशेंट के और उसे नहीं पता चलता, विच इज एन एडवांस स्टेट ऑफ अनमैनेज्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिसमें नर्व डैमेज इतना हो जाता है कि पेशेंट को अपने ही बॉडी के साइंस एंड सिम्टम्स का पता नहीं चलता, ऐसी सूरत में भी पेशेंट को फास्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट किसी का जिसकी सीवियर किडनी डिजीज, क्योंकि अगर किडनी डिजीज चल रही है तो उसके लिए पॉसिबल है कि वो डायूरेटिक्स ले रहे होंगे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर किसी को लास्ट 3 महीने में कार्डियोवास्कुलर इवेंट है जिसमें हार्ट फेलियर का खदशा है या हार्ट फेलियर के लिए मैनेज कर रहे हैं, तो उनको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर रोज़ा रखते हुए डिहाइड्रेशन हुई और ब्लड प्रेशर नीचे गया तो क्या उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या उनका हार्ट, इज इट केपेबल इनफ टू ट्राई टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर? अगर हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हार्ट स्ट्रेस नहीं ले सकता, तो ऐसी सिचुएशन में अगर खुदा न खासा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो दैट पेशेंट इज एट अ सीवियर रिस्क ऑफ डाइंग और अनदर हार्ट अटैक। इसी तरह से डायबिटिक्स एंड प्रेग्नेंट विमेन, उनको भी ख्याल करना चाहिए रोज़े का। और जैसे आपने कहा सर कि हमारे पास अगर हैं GYN OBS से, तो हमें वो फर्दर ऑफर कर देंगे गाइडेंस। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विच आई थिंक इज रियली इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी डायबिटिक पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन A1C 9% से ऊपर है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो फास्टिंग को अवॉइड करें या फिर बहुत केयरफुल हो। उसकी वजह ये है कि अगर इतनी अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज लेवल्स हैं कि A1C 9 है, तो इसका ये भी मतलब होगा कि उनको ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रहा होगा, उनका ग्लूकोज यूरिन में जा रहा होगा जिसके साथ पानी जा रहा होगा, जिसका मतलब है कि वो डायूरेसिस कर रहे होंगे। और अगर वो फास्टिंग कर रहे हैं और पानी नहीं पी रहे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एंड दैट कैन बिकम अ रियली सीवियर सिचुएशन। अगर वो टाइप 1 है तो DKA में जा सकते हैं, टाइप 2 है तो डिहाइड्रेशन की वजह से लो ब्लड प्रेशर में जा सकते हैं, विच वंस अगेन अगर हार्ट नहीं हैंडल कर सकता तो दे विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये जो लेवल है A1C का 9, इट इज एप्लीकेबल इक्वली टू के रमजान के शुरू में A1C अगर कर लिया जाए और उसको देख कर ये डिसाइड कर लिया जाए कि कितना रिस्क है, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें कार्बोहाइड्रेट का इनटेक चूंकि एब्सेंट हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो इनटेक को, कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करना है। उसमें जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पेशेंट को ये इंडेक्स की फूड्स हैं वो सहरी में इस्तेमाल करें। इफ्तारी इट डजंट मैटर, सहरी के वक्त। सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो चीनी है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लिया जाता है 100। तो जो भी फूड जो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है या जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जितनी वो शुगर से कंपेयर्ड
जितनी शुगर वो ऐड करती है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ऐसी फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20-30 से कम है या 50 से भी कम है, these can be used in सहरी, स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। उसका फायदा ये है कि थ्रू आउट द डे वो स्लो एब्जॉर्बिंग फूड्स हैं जो स्लो कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करती हैं एंड दे हेल्प टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल्स एज मच एज पॉसिबल। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये तो मेरी नज़र में ये चार्ट हम सब के पास होना चाहिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चार्ट पेशेंट को प्रेजेंट करना चाहिए और कहना चाहिए कि सहरी के वक्त ये जो फूड्स हैं वो आप खाएं। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड्स हैं वो भी इसी चार्ट में मौजूद हैं और वो कहना चाहिए कि सहरी में ये ना इस्तेमाल करें, इफ्तारी में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद SGLT2, जैसे मैंने पहले भी बात की, SGLT2 इनहिबिटर्स का जो काम है वो ये है कि ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन रीनल सिस्टम में उसको ब्लॉक करते हैं। तो दैट मीन्स कि हम ग्लूकोज को बाहर फेंकेंगे, जब ग्लूकोज को बाहर फेंकेंगे तो पानी भी जाएगा। तो SGLT2 पर जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स का रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन इज वेरी हाई। और वंस अगेन पेशेंट की ओवरऑल स्टेट के मुताबिक अगर पेशेंट कार्डियक इवेंट्स का पेशेंट भी है और डिहाइड्रेट होने का डर है बिकॉज दे आर ऑन SGLT2, तो इम्पॉसिबल है कि आप उन्हें कहें कि SGLT2 के साथ ही रोजा रखना शुरू कर दें। दे वुड बी एट अ सीरियस रिस्क of dehydration and low blood pressure, which their heart may not be able to handle and they might have a cardiovascular event. तो ऐसी सूरत में कम से कम 2 दिन पहले आप SGLT2 को स्विच करेंगे with some other medicine. तो अब ऑफ कोर्स रमज़ान तो इस वक्त चल रहा है, तो वो जो SGLT2 को यूज़ कर रहे हैं they have to be very careful. अगर तो relatively healthy हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इतने ज्यादा नहीं है कि डायूरेसिस ज्यादा हो रहा हो, तो फिर तो SGLT2 कैन कंटिन्यू, अदरवाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली डिस्कस विद द पेशेंट एंड स्विच द SGLT2 आउट। सल्फोनिलयूरियाज, शॉर्ट एक्टिंग मेग्लिटिनाइड्स या कोई भी जो ये हैं ग्लिनाइड्स, ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं। सल्फोनिलयूरियाज को 24 आवर्स बिफोर द फास्टिंग स्विच करना चाहिए। सो SGLT2 ब्लॉकर्स या इनहिबिटर्स को स्विच करेंगे, सल्फोनिलयूरियाज को स्विच करेंगे। अगर ग्लिनाइड्स लिए जा रहे हैं तो आप उनको पेशेंट को कहेंगे कि डू नॉट टेक ग्लिनाइड्स। मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, DPP4 inhibitors, they rarely cause glycemia. Mostly they do not directly cause, hypoglycemia. Mostly they do not cause hypoglycemia directly, but if they are interacting with some other medicines, there is a possibility of hypoglycemia. Still, these are pretty safe. तो जब आप switch कर रहे हैं SGLT2 को या sulfonylureases को, तो फिर ये metformins और pioglitazins and DPP4 को आप कंसिडर कर सकते हैं। पेशेंट की जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली रीनल कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें पेशेंट में बी ऑन डायूरेटिक्स, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अगर वो डायूरेटिक्स पर हैं और अगर उनकी डायबिटीज अनमैनेज्ड है तो दे हैव अ सीवियर चांस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ऐसे पेशेंट को भी या तो वो रोजा ना रखें और या फिर दे विल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनके ग्लूकोज लेवल्स ठीक हैं। यू विल हैव टू लुक एट दिस कि उनको इंसुलिन किस तरह की मिल रही है, उनको हाफ कैसे करना है और उनको स्विच कैसे करना है, और अगर वो दूसरी ड्रग्स ले रहे हैं तो वो किस तरह की ड्रग्स हैं और क्या दे नीड टू बी चेंज्ड और नॉट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की मैंने पहले बात कर ली है। पेशेंट, ये रिपीट करने लगा हूँ, वो पेशेंट जिनके लास्ट 3 महीने में कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हैं, स्पेशली कार्डियक फेलियर के, उन पेशेंट्स को तो रिस्क लेना नहीं चाहिए अगर इफ दे आर विद इन 3 months। लेकिन अगर वो रिस्क लें तो फिर शुगर या ग्लूकोज लेवल्स इतने अच्छे मेंटेन होने चाहिए कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ और अगर हार्ट मैनेज ना कर सका तो दे वुड हैव अनदर हार्ट अटैक व्हिच कैन बिकम फेटल एज वेल।
अब पेशेंट को ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं. सो डिजीनेस, डिसोरिएंटेशन, लाइट हेडेडनेस, हंगर, heightened irritability, confusion, anxiety, cold, clammy skin, sweaty hands, drastic mood swings. These are the signs of hypoglycemia. और this is very important कि पेशेंट बाज़ का ये कोशिश करता है कि मैं रोज़ा बचा लूं. अगर ग्लूकोज लेवल 70 के पास आ गए या उससे नीचे चले गए, they have to immediately break fast and take sugar. उसमें रोज़ा बचाने की, जान बचाने की जो है वो बहरहाल प्रायोरिटी आएगी. अब ये तो एक होगी कंसिडरेशंस फॉर टाइप 2 डायबिटीज. अब मैं अगले टॉपिक पे जाने लगा हूं कि टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट क्या फास्टिंग का एडवांटेज लेके रिमिशन में जा सकता है कि नहीं. दिस इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप देखिए कि जो अभी हमने बात की है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एक पेशेंट डायबिटिक है 1 और 2, उसको कितना केयरफुल होना चाहिए और उसकी दवाइयों के हमने कैसे मैनेज करना है. अब हम बात करने लगे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि फास्टिंग को यूज करके पेशेंट एक्चुअली अपनी डायबिटीज को क्योर कर ले. तो ये मैं आपको एक स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूं. इस स्टडी में एक्सक्यूज मी, इस स्टडी में देयर वर 72 पार्टिसिपेंट्स. सो इट्स अ स्मॉलर स्टडी. 72 पार्टिसिपेंट्स जो सारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के थे. कुछ लोग 1 साल से डायबिटिक थे, कुछ लोग 10 साल से डायबिटिक थे. ऑन एवरेज अबाउट 6 साल के डायबिटिक पेशेंट्स थे. एज में भी यंग से लेके 72 ईयर तक की एज के लोग थे. कुछ लोग इंसुलिन डिपेंडेंट थे और कुछ लोग दूसरी ड्रग्स ले रहे थे. मीनिंग इट वाज क्वाइट अ डायबिटिक, प्रॉपर डायबिटिक पेशेंट्स ग्रुप. इस ग्रुप को उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया रैंडमली. एक ग्रुप को उन्होंने वो ड्रग्स दी जिनको वो कहते हैं जी लो कार्ब ड्रग्स. लो कार्ब ड्रग्स में उनके पास जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल राइस, न्यूट्रिशनल राइस हैं, सॉलिड बेवरेजेस हैं, मील रिप्लेसमेंट्स विद बिस्किट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रूअल, मेनली होल ग्रेन्स. इसका जो पूरा टेबल है वो मिल जाता है. लेकिन जनरली आप इस पे आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड. जनरली जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि 46% कार्ब्स थे, 46% अभी भी कार्ब्स थे, 46% फैट और 8% प्रोटीन. ये प्लेट थी उनकी. और कैलोरीज 840 थी. 1/3 ऑफ द टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट, 1/3 ऑफ द रिक्वायरमेंट. सो इसमें जो मैजिक था वो था कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. और किया उन्होंने ये कि 15 दिन के उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए, साइकिल्स बनाए, जिसमें 5 दिन ये फूड जो रिस्ट्रिक्टेड फूड है और 10 दिन नॉर्मल. सो दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. 5 दिन रिस्ट्रिक्टेड फूड, 10 दिन नॉर्मल. और जो रिस्ट्रिक्टेड फूड है उसको उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपने सिर्फ 1 मरतबा खाना है या सिर्फ 2 मरतबा खाना है या 3 मरतबा खाना. उन्होंने कहा जैसे आप खाते हैं रेगुलरली वैसे खा लें, लेकिन डाइट को आप रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे. कैन यू इमेजिन दिस कि 3 महीने के साइकिल्स में, जिसमें टोटल ये 6 साइकिल आए 15-15 दिन के, सारे डायबिटिक पेशेंट्स थे. लेकिन जो लोग इस फूड पर गए 5 और 10 के साइकिल में, 3 महीने में they had become 55% of the patients had become fully recovered. I shouldn't say recovered, remitted. They had remission of type 2 diabetes to the point that they did not need any more medicines. And not only that, they were able to maintain that for 1 year. ये बहुत बड़ी बात है. आजकल यहाँ पर वेस्ट में हमारा जितना भी स्ट्रेस है डायबिटीज की मैनेजमेंट में, स्पेशली टाइप 2 में, वो रिमिशन के ऊपर है इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि हमें ये नजर आ गया कि रिमिशन हो सकती है. चुनाचे मुख्तलिफ मेथड्स और ट्रायल्स हो रहे हैं कि रिमिशन कैसे की जा सकती है. दिस इज वाई मुलाजिम साहब, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप पसंद करें तो एक टॉपिक हम सिर्फ रिमिशन के ऊपर बात कर लेंगे इंशाल्लाह. सो यहाँ पर इसको अगर आप देखिए तो अगर आपके पास एक पेशेंट है जो रिलेटिवली हेल्थी है,
चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो, सेकेंडरी अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अगर वो इस बात पे तैयार हैं कि मैं अपने आप को कुछ दिन कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड रख सकता हूँ और कुछ दिन मैं नॉर्मल इफ्तारी और सहरी कर सकता हूँ, तो आप उनको अगर ये आदत डाल लें रमज़ान में और उन्हें कहें कि ये कुछ महीने और ये कर लो, तो दे कैन एक्चुअली बिकम remitted enough that they do not even need medicine. उसके बाद इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन. जब इस स्टडी में उन्होंने कहा जी कि साल के बाद साल तक मेंटेन किया उन्होंने, द रीजन वाज कि कुछ लोगों ने अपना डिसिप्लिन छोड़ दिया, दोबारा से ज्यादा खाने लग गए, मुख्तलिफ तरह की कार्बोहाइड्रेट्स खाने लग गए, एंड दे ब्रोक देयर डिसिप्लिन. आई थिंक डिसिप्लिन तोड़ने में एक वजह यह भी होती है कि पेशेंट को जब ये पता चल जाता है ना कि ये मेरे पास कुलिया आ गया, ये मेरे पास फार्मूला आ गया, तो पेशेंट लैक्स हो जाता है. वो कहता है अच्छा जब जरूरत पड़ेगी ये कर लूंगा, तो उस वजह से कंप्लायंस से वो निकल जाते हैं. एनीवेज 55% of the patient remitted, some of them on insulin within 3 months remitted. I just cannot explain how excited I am about this. इसमें food interval did not matter, और participants in addition to remission they also lost about 10% of their body weight too, which was also, most of the participants here were actually above the normal BMI. तो मेरे पास ये सारे रेफरेंसेस इधर हैं, मैंने शुरू में भी आपको दिखाए थे, मैं ये भेज दूंगा प्रेजेंटेशन सर को, मुलाजिम साहब को, आप अगर वो ले लें तो इसमें भी रेफरेंसेस लिंक्स पड़े हुए. अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये एक जो फास्टिंग है और ये जो इनाम है हमारे लिए फास्टिंग का, इसके बड़े हम छोटे होते से सुनते हैं कि जी रोजे का क्या फायदा है. जो ऑटोफेजी के साथ जो हमारे जिस्म पे क्यूरेटिव इसका इफेक्ट है, जो डायबिटिक्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसका कुलिया पहले बताता हूँ कि डायबिटिक्स में एक जो बेसिक प्रॉब्लम है कि स्लोली उनके जो टिश्यूज हैं दे स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग, दे स्टार्ट functioning less because of the non-enzymatic glycation of the body tissues. उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीजें खराब होने लग जाती हैं, ऑफ कोर्स वास्कुलाइटिस हो जाता है, उसके बाद नर्व जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाती हैं बिकॉज उनकी माइलिन शीथ डैमेज होने शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. उसके अलावा इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क वेरी करेक्ट, चुनाचे उनको इन्फेक्शंस बड़ी कॉमनली होने शुरू हो जाती. कैन यू इमेजिन दिस कि नाउ वी नो कि अगर आप पेशेंट को फास्ट करवाएं तो कैसे उनका पूरी बॉडी के टिश्यू क्लियर किए जाते. तो अब अगर आप इजाजत फरमाइए तो मैं आपको वो वेरी क्विकली इफ आई कैन प्रेजेंट द मैकेनिज्म्स कि वो किस तरह से क्लियर होते हैं. सो ये मैं ये जो टीचिंग करता हूँ इसको गिफ्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से करता हूँ, उसकी ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको पेश करता हूं. देखिए हमारे पास डेली प्रोटीन्स को हमने रिसाइकल करना होता है. हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बन भी रही हैं और टूट भी रही हैं. इन प्रोटीन्स को रिसाइकल करने का जो हमारे पास फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है वो है यूबिक्विटिनेशन. कि यूबिक्विटिन एक मार्कर प्रोटीन होती है, वो जिस प्रोटीन के ऊपर आप लगा देते हैं उस प्रोटीन को हम रिसाइकल कर देते हैं. कैस्पेस प्रोटीन्स होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो प्रोटीन्स को तोड़ती हैं. 2016 में नोबेल प्राइज मिला योशिनोरी ओसुमी को. इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कि किस तरह से ऑटोफेजी एक मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूबिक्विटिनेशन which helps the cell become clear. मैं भी explain करता हूं तो वो थोड़ा सा और clear हो जाएगा. लेकिन he is the person who discovered this mechanism in 2016. So recent चीज है, बहुत पुरानी बात नहीं है. फास्टिंग के साथ मैं पहले जी सॉरी ओके सो फास्टिंग के साथ मैं इसको पहले जोड़ना चाहता हूं. देखिए जब हम फास्ट करना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये इस कॉन्टेक्स्ट में ऑटोफेजी के कॉन्टेक्स्ट में दो तरह की फास्टिंग विंडोज मिलती हैं हमें. एक है अगर 8 घंटे का फास्ट हो और एक है अगर 16 घंटे का फास्ट हो. 8 घंटे के फास्ट में
जो ही हम स्टारवेशन की स्टेट में जाते हैं, दैट इज 2 or 3 hours आफ्टर वी आर हंग्री, तो हमारे पास एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है सेल्स के अंदर जिसको हम कहते हैं मैक्रो ऑटोफेजी, जो सेल्स को क्लीन करना शुरू करता है। एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ सेकंड। आई वांट टू मेक श्योर कि टाइमिंग हमारे ज़हन में आ जाए। अगर हम 16 घंटे के फास्ट में हैं, तो हमारे पास एक और मैकेनिज्म है जो एंगेज होता है जिसको हम कहते हैं शेपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी और सीएमए। सीएमए और मैक्रो ऑटोफेजी दोनों के अपने अपने पर्पसेस हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे अगर जहन में ये बात आ जाए कि अगर आप कभी भी पेशेंट्स को, चाहे वो डायबिटिक्स हो चाहे वो किसी और चीज़ के पेशेंट हो, डायबिटिक्स के लिए तो एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अगर उन्हें 8 घंटे का फास्ट करवाएं तो आप उनको एक्चुअली हील करना शुरू कर देंगे। ये जो उनकी जो इम्यून सिस्टम के मसाइल हैं, जो उनके नर्वस सिस्टम के मसाइल हैं, जो उनके वास्कुलाइटिस के मसाइल हैं, आप एक्चुअली उनको करेक्ट करना शुरू कर देंगे, जो बड़ा मुश्किल है डायबिटीज में। तो आई एम गोना एक्सप्लेन कि ये कैसे होता है। इसकी जो लीडर रिसर्चर हैं, इनका नाम है डॉक्टर एना मरिया सर्वो। शी इज एन MD एंड a PhD एंड a professor of molecular biology in Einstein College। इनसे पहले ये सोचा जाता था कि फास्टिंग में 24 घंटे का फास्ट चाहिए ऑटोफेजी को स्टार्ट होने में। और मुझे पता है, मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि ऑटोफेजी है क्या, वो मैंने भी एक्सप्लेन करना है। लेकिन ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को स्टार्ट होने में ये सोचा जाता था कि 24 से 48 आवर्स लगते हैं। हर टीम हैज एक्चुअली नाउ डेमोन्स्ट्रेटेड कि विद इन 8 आवर्स ऑटोफेजी जो है वो हो रही होती है, और विद इन 16 आवर्स डीप ऑटोफेजी हो रही होती है, इंक्लूडिंग ब्रेन के अंदर ऑटोफेजी। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके मेमोरी लैप्सेस हैं, या जिनके कॉग्निटिव डिक्लाइन है, या जिनके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज, तो आप एक्चुअली उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अब, सो लेट मी जस्ट गिव यू दिस वन क्विक पॉइंट। ब्रेन में न्यूरॉन्स की क्लीनिंग, या न्यूरॉन के अंदर जो डिब्री, जब हमारा सेल काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे सिटीज हैं या हमारे घर हैं, जब घरों में हम अपना वक्त गुजारते हैं और काम होता है तो घरों में ट्रैश इकट्ठा होता है। सिटीज में जब हम काम करते हैं और सिटीज चलते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ट्रैश इकट्ठा होता है। इसी तरह से जब हमारे सेल ऑपरेट करते हैं तो उनके अंदर ट्रैश इकट्ठा होता है। न्यूरॉन्स में जो ट्रैश इकट्ठा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो 14वें घंटे की फास्टिंग में जाकर साफ होती हैं। तो जरा सोचिए, अगर हमारी फास्टिंग या खाना ना खाने की स्टेट में 14 घंटे खाना ना खाने की स्टेट ना आए, तो हमारे न्यूरॉन्स अपने आप को साफ करते ही नहीं। वो जो एक्यूमुलेट होता है ट्रैश ब्रेन में और न्यूरॉन्स में, दैट कॉजेज कॉग्निटिव डिक्लाइन, दैट कॉजेज डिमेंशिया इन द ओवरऑल personality of the person, and that is the reason that as we age we start getting dementia, one of the reasons. तो अगर हम अपने लिए भी और अपने पेशेंट्स के लिए भी ये तरीका ढूंढ लें कि किसी तरह से 8 या 16 घंटे का गैप मिले हमें फूड्स में, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैप फॉर ब्रेन्स हेल्थ। तो जो मैं ये मुख्तलिफ वो हैं स्टडीज़ हैं जो इस पर हैं, बट आई वांट टू एक्सप्लेन कि ऑटोफेजी है क्या चीज़। ये है, मुझे वो जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला का इनाम है फास्टिंग में हमारे लिए, और डायबिटिक पेशेंट के लिए इवन ज़्यादा, क्योंकि डायबिटीज़ में जितनी डिटीरियरेशन है बॉडी की, उसको रिकवर करने के लिए द ओनली प्रोसेस दैट कैन रिकवर इट इज़ फास्टिंग। तो लेट मी एक्सप्लेन कि होता क्या। इमेजिन कीजिए कि हम हंग्री हैं, तो जनरली हमारी बॉडी क्या करती है, व्हेन वी आर स्टार्विंग, तो हमारी बॉडी ढूंढती है कि अच्छा जी ग्लाइकोजन कहीं से मिल जाए, लिवर के अंदर से ग्लाइकोजन मिल जाए, ग्लूकोज स्टोर्स जो है वो जहाँ से मिल जाए उन्हें यूज़ करती है। उसके बाद वो फैट्स को यूज़ करना शुरू कर देती है, उसके बाद प्रोटीन्स को यूज़ करना शुरू कर देती है।
तो कैन आई सिंप्लीफाई दिस होल थिंग टू से कि हमारी बॉडी को अगर बाहर से खुराक ना मिले तो वो अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देती है कि कहाँ खुराक पड़ी हुई है, कहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ पड़ा हुआ है जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। एग्जैक्टली वही चीज सेल करता है। जब सेल को आप बाहर से खुराक नहीं देते, जब आप सेल को हंगर की स्टेट में लाते हैं, स्टारवेशन की स्टेट में लाते हैं, तो सेल अपने अंदर देखने लग जाता है कि डू आई हैव एनीथिंग सिटिंग अराउंड दैट इज यूजलेस? Do I have any waste product present in me that I can recycle and break down and use for energy? Every cell does that. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है 3 वक्त के खाना खाने का, और ये सबका नहीं है लेकिन ज्यादा कॉमन यही है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, जो हैबिट है 3 वक्त के खाना खाने की, और आजकल तो उस हैबिट के साथ में स्नैकिंग और शाम को बैठ के भी वो मीठा खाना, ये सब, उस हैबिट की वजह से ऑटोफेजी हमारी एंगेज होती नहीं। हमारे सेल्स के अंदर रूल ये है कि अगर सेल को बाहर से फूड मिल रही है तो सेल अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल करने का मौका लेता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एज वी कंटिन्यू टू एज एंड एज वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड फूड टू आवर सेल्स फ्रॉम आउटसाइड, आवर सेल नेवर गेट अ चांस to remove the trash, and the trash continues to build up in the cell. अब जरा सोचिए, waste products being built up in the immune cells, तो immune cell dysfunction में जाएंगे. Waste products built up in the muscles will cause dysfunction of the muscle. Waste product in the neurons will cause cognitive declines. Waste product in the endothelium will cause vascular malfunctions. तो इन सारों का सिंपल सा हल क्या है? बजाय इसके कि आप भागें ड्रग्स के लिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट हल? रोजा। रोजे में क्या होता है कि जब हम हंगर स्टेट में लाते हैं, तो देखिए यहां पर मैं इस डायग्राम को अगर प्रेजेंट करूं, हमें सबको ये बात पता है कि जो सेल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं और पिनोसाइटोसिस करते हैं, राइट? वो ये कि बाहर से चीज उठाई और उसे खा पी लिया। सेल यही काम इंटरनली भी करते हैं। उसमें ये है 2016 का नोबेल प्राइज, उसमें ये जो ओसीमू है, योशिनोरो, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सेल के अंदर जब वेस्ट प्रोडक्ट के पाइल्स लग जाते हैं, बाय द वे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर इकट्ठी हुई है, ये सारी उम्र पड़ी रहती है, हिलती नहीं। बिल्कुल ऐसे हमारे कमरे में कहीं पे गंद पड़ा हो, कोई किताबें पड़ी हो, कोई चीजें बिखरी पड़ी हो जिनको हम कभी भी छेड़े नहीं, पड़ी रहे। सेल के अंदर ये पड़े रहते हैं जब तक कि सेल हंगर की स्टेट में नहीं जाता। जब सेल हंगर की स्टेट में जाता है तो ट्रैश के करीब देयर इज अ पार्शियल फैगोसोम दैट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फैगोफोर। वो फैगोफोर ट्रैश का कुछ हिस्सा इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, और फिर जो नॉर्मल तरीका है कि लाइसोसोम के साथ फ्यूज करता है और ऑटो लाइसोसोम बन जाता है। ये फैगोलाइसोसोम नहीं है, ये ऑटो लाइसोसोम है। वाई? फैगोलाइसोसोम में फैगोसाइटोसिस बाहर की चीजों को किया जा रहा है, फैगोफोर जो है वो अंदर की चीजों को उठा के ला रहा है और लाइसोसोम के साथ कन्वर्ट करके तो उसे तोड़वा रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑटो लाइसोसोम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो ऑटोफेजी। 8 घंटे के फास्ट में मैक्रो ऑटोफेजी एंगेज हो जाती है और सेल की क्लीनिंग शुरू हो जाती। माइक्रो ऑटोफेजी में हम ये नहीं करते कि फैगोसोम बनाएं या फैगोफोर बनाएं। इंस्टेड ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम जाकर सेल के अपने वेसिकल्स के साथ जुड़ जाते हैं और वेसिकल को डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से गोल्गी ऑपरेटस पड़ा हुआ है, जो सेल को बहुत सारी खुराक मिल रही है, सुबह दोपहर शाम खाना मिल रहा है, स्नैक्स मिल रहे हैं, शुगर मिल रही है, बोतलें मिल रही हैं, वो सेल के वेसिकल भी मोटे हो जाते हैं। द वेसिकल्स हैव एक्स्ट्रा वॉल्स, दे हैव एक्स्ट्रा साइज। तो अगर ऐसे सेल को आप हंगर में लाएं, फास्टिंग में लाएं, रोजे में लाएं, तो उसका जो लाइसोसोम है वो जाकर उसके गोल्गी ऑपरेटस का एक हिस्से को काट के खा जाएगा, उसको फिट करेगा, उसको वापस साइज में और शेप में लाएगा, और वो जिस हिस्से को काट के खाएगा उसको न्यूट्रिशनल यूजेज में ले आएगा। तो ये है
मैक्रोऑटोफेजी एंड माइक्रोऑटोफेजी। अगर आप ये कहें कि इसका क्या फायदा हुआ, ठीक है सेल ने उठा के अपने अंदर से कुछ चीजें खा ली हैं, बाहर से नहीं खाई, तो इसका हेल्थ से क्या फर्क है? तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं इम्यून सेल्स की। इम्यून सेल्स में फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स या ऐसा के दूसरे सेल्स, अगर उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट पड़ी हो तो इम्यून सेल्स का ये ख्याल है कि मेरे अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो इसका मतलब है बाहर कोई हमला हुआ था, देयर वाज सम इन्फेक्शन, देयर वाज सम टिश्यू ब्रेकडाउन एंड आई हैव सम ट्रैश or waste product from that process, from that work. चुनाचे immune cell in response inflammatory markers को, mediators को रिलीज करने लग जाता। रिजल्ट क्या है कि एक्चुअली ये सेल तो नॉर्मल है, बॉडी भी नॉर्मल है, लेकिन चूंकि वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठी हुई है तो ये सेल इन्फ्लेमेटोरी स्टेट में चला जाता है और रहता ही इन्फ्लेमेटोरी स्टेट में। This is one of the reasons why as we age our bodies become more inflamed compared to younger ages. आपको मेरा ख्याल है सबको ये बात पता है कि ऐसा एज में जो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये कि हमारी बॉडी जनरली हायर स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन में रहती है, जिसकी वजह से बाकी मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। One reason for continuous inflammation is the pileup of the trash within the immune system cells, which causes the immune system cells to be triggered and continuously produce inflammatory mediators. Because उनका ख्याल है अंदर कोई गंद पड़ा हुआ है जो बाहर से कहीं से आया, तो हमें सफाई की जरूरत है, हमें डिफेंस की जरूरत है। ऐसे सेल को अगर आप हंग्री कर दें, स्टार्व कर दें, तो वो अपना जो ट्रैश है वो खा जाएगा, तो उसके खाने से सेल हेल्थी हो जाएगा, सेल इन्फ्लेमेटोरी मार्कर्स मीडिएटर्स प्रोड्यूस करना कम कर देगा, हमारी स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। So it is not only that we want to just recycle whatever is inside the cell and clean up the cell, we actually become healthy. अब सोचिए डायबिटिक्स में ये ज्यादा, मैं बार बार इसको डायबिटिक्स से कनेक्ट इससे कर रहा हूं कि आज का टॉपिक डायबिटीज पे और फास्टिंग पे। डायबिटिक्स में ये और ज्यादा मसला है, उनके इम्यून सेल और कम काम करते हैं क्योंकि उनको ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा होता। अब वो ग्लूकोज मिल नहीं रहा, काम वो कम कर रहे हैं, अंदर उनके ट्रैश पड़ा हुआ है। ऐसे सेल को जब आप जरा सा स्टार्व करते हैं तो वो अपना ट्रैश खाता है और क्लीन होता है, तो उसकी जो इन्फ्लेमेटोरी स्टेट है वो ठीक हो जाती है। आपके पेशेंट की इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। अब शेपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी क्या होती है? ये है 16 घंटे के फास्ट में, ये 8 घंटे के फास्ट में नहीं होती। 8 घंटे के फास्ट में जो मैंने आपको दिखाया पहले मैक्रो ऑटोफेजी वो एंगेज होती। अगर 16 घंटे का फास्ट, और देखिए अल्लाह ताला ने हम पे क्या करम किया हुआ है कि रोजे साल में हर तरह के सीजन में मूव होते रहते हैं। तो कभी वो छोटे सीजन में आते हैं और कभी वो बड़े सीजन में आते हैं, कभी वो 8 घंटे के आते हैं और कभी वो 16 घंटे के आते हैं। 16 घंटे में क्या होता है? ये है जी हमारे पास शेपरॉन्स। हमें ये बात मेरा ख्याल है सबको पता है, हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। हीट शॉक माय अपॉलॉजीज, एक्सक्यूज मी। हीट शॉक प्रोटीन्स ये हैं कि जब कोई सेल स्ट्रेस में जाता है तो उसके अंदर रेस्क्यू प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं। सेल ये कहता है कि अच्छा मैं किसी तरह के स्ट्रेस में हूँ, मुझे कोई मुसीबत आने वाली है, तो मैं ऐसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता हूँ जो जाके क्लीनिंग करेंगी। दीज आर कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स को शेपरॉन्स भी कहते हैं बिकॉज इनका काम होता है कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट या सेल के अंदर जो स्ट्रेस से रिलेटेड डैमेज आया है वो डैमेज प्रोटीन्स को उठा के रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। अगर आप 16 घंटे के फास्ट में लाएं पेशेंट को, अपने आप को, किसी को भी, तो 14th आवर पर हीट शॉक प्रोटीन 70 HSC 70 बिकम्स एक्टिव। वो ये करती है कि सेल के अंदर जितने ट्रैश पड़े हुए, वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जो रिसाइकल नहीं हो रही, वो उन्हें उठाता है और उन्हें हॉल करता है लाइसोसोम्स के पास। लाइसोसोम्स के पास लेकर आता है। लाइसोसोम्स में हीट शॉक प्रोटीन्स के लिए स्पेशल गेट लगे हुए हैं जिनको कहते हैं लैम्प 2A। शेपरॉन्स आते हैं, ट्रैश उठा के लाते हैं, लैम्प 2A के साथ कनेक्ट करते हैं और तोड़वाते हैं। ये सिर्फ होता है
16 घंटे वाले फास्ट में ये 8 में नहीं होता. सो दैट मीन्स कि 8 घंटे के फास्ट में कुछ क्लीनिंग अप होती है, सारी क्लीनिंग अप नहीं होती. 16 घंटे के फास्ट में 8 घंटे वाली भी क्लीनिंग होती है और शेपरॉन मीडिएटेड क्लीनिंग भी होती है. ये मैंने कंपैरिजन के लिए रखा हुआ था. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूबिक्विटिनेशन. ये हमें पता है कि अगर किसी प्रोटीन को तोड़ना हो तो आप उसको यूबिक्विटिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर कैस्पेसिस आते हैं और वो उठा के उसे प्रोटियोसोम में फेंकते हैं और तोड़ देते हैं. दैट्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म. सो मेरा ख्याल है यहाँ पर मेरी ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है. द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूँ, फास्टिंग का फायदा हम सबको ना सिर्फ ये है कि हम फास्ट कर रहे हैं और वो जो एक स्पिरिचुअल हमारी एवोल्यूशन है वो हो रही है. देयर इज अ फिजियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन आवर बॉडी, स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स. सो इसका मतलब ये है कि आप जितना भी ये सोचिए कि डायबिटिक पेशेंट को हम कह रहे हैं कि अच्छा आप कोशिश करें फास्ट ना करें इन सिचुएशंस में. एट द सेम टाइम अगर एक डायबिटिक पेशेंट या कोई भी पेशेंट फास्ट कर सकता है तो दे शुड फास्ट. उसकी वजह यह है कि फास्ट वुड अलाउ autophagy to be triggered, and that autophagy would clean up their immune system cells, it would clean up their blood endothelial cells, it would clean up their Schwann cells, and the result of all of them is better health for them. ये हम सब के लिए भी है और ये उनके लिए भी है. और आखिर में एक छोटा सा बोनस पॉइंट, हिप्पोकैम्पस जो है हमारा, जो मेमोरी से, इमोशन से और कॉग्निटिव कनेक्शंस के साथ कंसर्न्ड है, हिप्पोकैम्पस में रोज 700 नए न्यूरॉन बनते हैं और रोज 700 न्यूरॉन रिसाइकल होते हैं. यानी 700 मरते हैं और 700 बनते हैं. ये रिसाइकलिंग 50 के बाद कम होनी शुरू हो जाती है. और उसकी वजह यह नहीं है कि हिप्पोकैम्पस को रिसाइकलिंग करनी नहीं आती. उसकी वजह यह है कि ट्रैश इकट्ठा होना शुरू हो जाता है न्यूरॉन्स में, तो न्यूरॉन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करते. जो स्टेम न्यूरॉन पड़े हुए हैं हिप्पोकैम्पस में, दे डू नॉट वर्क टू मेक न्यू सेल्स. चुनाचे हमें जो कॉग्निटिव डिक्लाइन महसूस होता है और जो मेमोरी के लैप्सेस महसूस होते हैं, वन रीजन फॉर देम is the lack of new neuron formation in hippocampus and lack of old neuron recycling in the hippocampus. तो गैस आप उसको कैसे ट्रिगर करते हैं? आप उसको ट्रिगर करते हैं विद ऑटोफेजी, आप उसको ट्रिगर करते हैं विद रोजा. तो अगर आप रोजा रखते हैं और आप ऑटोफेजी को एक्टिवेट करते हैं तो हिप्पोकैम्पल सेल रिसाइकलिंग रिज्यूम्स. इस वजह से आप ये नोट करेंगे कि जो लोग रोजा रखते हैं वो कहते हैं जी मैं शार्प हो जाता हूं, मैं तेज हो जाता हूं, मैं अलर्ट हो जाता हूं. सो नॉट ओनली द होल बॉडीज टिश्यू स्टार्ट बिकमिंग क्लीन्ड अप, एक्चुअल रिसाइकलिंग ऑफ हिप्पोकैम्पल सेल स्टार्ट. हिप्पोकैम्पस 50 साल के अंदर 100% ब्रांड न्यू हो जाता. It has neurogenesis in it. So that is the discussion. I hope it was useful. Thank you very much for listening. Really ये बहुत बड़ा एक खूबसूरत सा लेक्चर था. हमारी रोज़ा ना सिर्फ हमारी रूहानियत को बेहतर करता है, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को भी बेहतर करता है. Before that, we start the answer as question. Dr. Professor Amna Yusuf, can you add something? Professor Amna Yusuf? Professor Amna Yusuf, are you there? Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum to everybody. Thank you very much. The lecture was really beautiful. I just hope we have a recording of this and I would like to go over it once again. मैं आपको भेज दूंगा ये रिकॉर्डिंग, मैडम भेज दूंगा आपको. So it was I'm really very grateful. It was an excellent presentation and वही वाली बात कि सिर्फ spiritual ही नहीं, उस practice को किस तरह scientifically analyze किया है डॉक्टर साहब ने और उसको कितनी खूबसूरती से बयान किया है. It was remarkable. जहाँ तक ताल्लुक है डायबिटीज का, आपने मुझसे कहा था कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के हवाले से बात करें. तो सर डायबिटीज इज ऑलवेज अ चैलेंज व्हेनेवर इट प्रेजेंट्स इन प्रेगनेंसी. You see, the major problems that we have are both the risks to the mother and the baby. If a woman is diabetic beforehand,
then it is very important that her diabetes is controlled before she enters into pregnancy. अगर एक खातून एक हाई HbA1c के साथ एंटर होती हैं प्रेगनेंसी में, तो उनमें रिस्क ऑफ फीटल अनोमली बहुत हाई हो जाता है। जैसे अगर 10 से ऊपर है वैल्यू HbA1c की, तो हमने ये स्टडीज शो करती हैं कि उनमें फीटल अनोमलीज कॉमन है और रिस्क ऑफ मिसकैरेज, रिस्क ऑफ अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज आल्सो वेरी कॉमन। ऐसी खवातीन को पहले से अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी चाहिए और फिर ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। इसमें फॉलिक एसिड का इंटेक along with the control of diabetes, whether it is with oral hypoglycemic agents or whether it is with insulin, that is very important. जो खवातीन डायबिटीज डेवलप करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो अगेन वो भी एक रिस्क इंक्रीज कर देती है माँ और बच्चे दोनों के लिए, जिसमें कि बेबी की डेथ का चांस उसकी बढ़ जाता है, जिसको हम IUD कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं। और उससे पहले उसमें बेबी में और एब्नॉर्मैलिटीज आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह बेबी में भी वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो मैक्रोसोमिक बेबी हो जाता है, जिससे कि उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएंगी। एज फार एज द मदर इज कंसर्न, जो पोटेंशियल रिस्क्स बाकी डायबिटिक्स को हैं वही उन मदर्स को भी हो जाते हैं, यानी कि उनकी रेटिनोपैथी का चांस बढ़ जाता है, उनकी नेफ्रोपैथी का चांस बढ़ता है और उनके लिए जहाँ जहाँ एंडोथेलियल डैमेजेस हैं वो सारे बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि खवातीन जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनमें एक अच्छा टाइट कंट्रोल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके लिए हम ना सिर्फ ये कि उनकी डाइट को रेगुलेट करवाते हैं, और विच इज अ बिग चैलेंज। व्हाई सो? बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम कह रहे होते हैं कि औरत को ज्यादा खाना चाहिए, उसको डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ हम उसको डाइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। अगेन कार्ब्स हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला में यही होता है कि जी आप मीठा और चिकनाई कम इस्तेमाल करें। Zia, we are not. Zia, we are not hearing you. अच्छा जी, आई एम सॉरी बट आई Now होप hearing. okay. Okay. So once again, I would say that the diet is a big challenge because pregnancy में हमें मरीज को कहना पड़ता है कि जी प्रेगनेंसी ऐसी बीमारी इसमें आप खाएं पिएं, लेकिन अगर वो डायबिटिक है तो उसकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, जिसमें कि उसका कार्बोहाइड्रेट्स का और हाई शुगर इंटेक का कंटेंट कम होना चाहिए, फैट्स का इंटेक कम होना चाहिए। She should go for those diets जिसमें कि restricted carbohydrates हैं, जिसमें जो है आप जो स्टार्ची फूड नहीं खा सकते, बेकरी आइटम्स खास तौर पे। हमारी पाकिस्तानी खवातीन पराठे खाने की बहुत आदी हैं, तो इट इज अ बिग चैलेंज कि उनसे कहा जाए कि आप पराठा छोड़ें और गो मोर टुवर्ड्स वेजिटेबल्स, और जो आपका इंटेक है वो हाई फाइबर डाइट का ज्यादा होना चाहिए। Dietary education is a very important part of dealing with pregnancy diabetics. And pregnant ladies who are there and they have this problem of, and along with that, yes, exercise is important, which could be a light exercise, like a simple walk. उन्हें अपने आप को चलाना फिरना ताकि वो जो खा रही हैं वो बर्न आउट करें। फिर वो लोग हैं कि जो डायबिटीज में अपनी डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते, जिन्हें हमें ऐसे ड्रग्स पिलाना पड़ता है जिसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी हैं एज वेल एज इंसुलिन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में अभी तक सबसे ज्यादा ट्रायल्स मेटफॉर्मिन के साथ हुए हैं, एंड मेटफॉर्मिन हैज प्रोड्यूस्ड टू बी अ वेरी गुड ड्रग, जिसमें कि मैंने सब पिछली दफा कहा था कि PCO के पेशेंट्स में भी और वो जिनका BMI ज्यादा है उनमें भी मेटफॉर्मिन का एक बहुत अच्छा रोल है, मदर के लिए कंट्रोल में भी और बेबी का वेट कंट्रोल करने में भी। तो हमें इस लिहाज से मेटफॉर्मिन की डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। इट कुड बी अ TDS डोजेज। अगेन द ब्लड शुगर लेवल्स नीड टू बी मॉनिटर्ड विद दैट। और अगर इससे भी उनका कंट्रोल नहीं आता तो फिर हमें उन्हें इंसुलिन पर लेके जाना पड़ता है। एंड इट इज बेस्ट कि अगर वो 1-2 दिन के लिए एडमिट होकर उनके 6 लेवल्स ब्लड शुगर के हों, प्री एंड पोस्ट प्रांडियल लेवल्स, और उसके अकॉर्डिंग भी उनकी
रेगुलर इंसुलिन पे हम उन्हें कंट्रोल करते हैं और उस डोज को फिर जो टोटल डोज जिसपे वो हो रही होती है कंट्रोल, उसको हम डिवाइड करते हैं 2/3 और 1/3 डोजेस में, ताकि कंप्लायंस बेहतर हो जाए, यानी सुबह शाम की डोज में डिवाइड कर देते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्क्रीनिंग के हवाले से है कि चूंकि हम एशियंस जितने भी हैं, हम ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं डायबिटीज़ के लिए, तो हमारे यहाँ हम तमाम ख़वातीन को स्क्रीनिंग करते हैं जो प्रेग्नेंट होकर आती हैं कि आया वो डायबिटिक तो नहीं है। पहले ज़माने में यूरिन शुगर इस्तेमाल होता था जो कि बिल्कुल ऑब्सोलीट है और हरगिज़ भी वो कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ग्लूकोज छल के निकल आता है यूरिन में, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डायबिटीज का इंडिकेटर हो। देयरफॉर fasting blood glucose levels, HbA1c is a good indicator in the first trimester as well as a little bit in the second trimester, but not so in the third trimester, क्योंकि उस वक्त तक dilutional changes आ चुकी होती हैं blood में और वो HbA1c की effectiveness को कम कर देती हैं। हाँ, जो levels हैं प्री मील एंड 2 आवर्स पोस्ट मील, अगर आप 6 लेवल्स कर सकते हैं दैट इज आफ्टर 24 वीक्स 28 वीक्स, तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया है। लेकिन उसके अलावा जो स्क्रीनिंग टेस्ट यूज हो रहा है उसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हम 75 ग्राम्स ग्लूकोज के साथ करते हैं, फास्टिंग कंडीशन में पेशेंट को बुलाते हैं और उनको फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं, उसके बाद उनको ग्लूकोज पीने को दिया जाता है और फिर 1 आवरली उनका शुगर का टेस्ट किया जाता है। इसमें गुड कंट्रोल्स हैव टू बी देयर। जो लेवल्स हैं वो अगर 7 मिलीमोल आता है तो उस पे हम उनको डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं फास्टिंग में, और अगर 11 मिलीमोल है पोस्ट उनका एंड पे, तो वो भी उनको डायबिटिक डिक्लेयर करता है। ऐसे पेशेंट्स में फिर वो सारी एजुकेशन जिसकी मैंने अभी बात की है डायबिटीज के हवाले से, कि डाइट और साथ उनकी एक्सरसाइज, और फिर अगर उनकी ज़रूरत है तो उनको ज़ाहिरी बात है हम इंसुलिन या मेटफॉर्मिन पे डालते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे। आई एम सॉरी कि मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन इस वक्त नहीं बनी हुई क्योंकि मुझे अभी Thank you, Dr. Amna. Thank you, Dr. Amna. Dr. Amna, Dr. Shafaq, are you there? Professor Shafaq? यस सर, इधर ही हूँ मैं। सवाल मेरा ये है कि बिकॉज दिस टॉपिक वाज रिलेटेड टू द फास्टिंग, मुझे ये बताएं डॉक्टर शफक के डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमन और जिसके या गेस्टेशनल वुमन, आप दोनों प्रोफेसर से एक गुजारिश थी कि वो अपने रोजे को कैसे मेंटेन करें। जनरली स्पीकिंग जो है वो हम डायबिटिक्स को मना नहीं करते कि आप रोजा ना रखें, वो ठीक है। फास्टिंग कर सकती हैं। और हम ज्यादातर यही कहते हैं कि हर पेशेंट का अपना एक अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होता है। अगर वो फास्टिंग में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं या शुगर लेवल्स उनके डाउन हो जाते हैं, तो जैसे डॉक्टर मुबीन ने भी कहा कि नॉन प्रेग्नेंट के लिए भी ये जरूरी होता है कि वो उस वक्त ब्रेक कर दें फास्ट को, तो इनके लिए भी ऐसे ही होता है कि फास्टिंग तो मना नहीं है, क्योंकि फास्टिंग जाहिर है उनको बेहतर करती है। अभी तो डॉक्टर मुबीन की टॉक के बाद हमें ज्यादा समझ आती है कि फास्टिंग डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। लेकिन इनको यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि अपने शुगर लेवल्स जो हैं वो चेक करते रहें, खासतौर पे मिड डे में जरूर चेक करें, अफ्तार से पहले हाँ, जरूर ये check आज डॉक्टर मुबीन ने बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया हाँ, कि ताकि जो है ना वो जो टेस्ट डोजेज करने हैं से रोजा नहीं उनकी टूटता। हाँ, हाँ ये भी और अच्छा कंसेप्ट था कि अगर आप वो टेस्ट करते हैं तो उससे रोजा नहीं टूटता। अक्सर हमारे लोग ये कहते हैं देखिए जी, शुगर चेक करने से, वो कहीं सुई चुभने से नहीं, हमारा उससे नहीं रोजा। बिल्कुल भी टूटता। जी तो जी जी। उसमें ये कि अगर वो डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, डिहाइड्रेशन के साइन हाँ आ रहे हो, तो फिर हम हाँ। उन्हें कहते हैं कि आप रोजा तोड़ दें, या अगर शुगर लो हो रही है तो तब भी रोजा तोड़ दें। लेकिन ऐसे रोजा ना रखने की एडवाइस हम नहीं करते, हम कहते हैं रोजा रख सकते हैं वो। Thank you, Dr. Shafaq. Now, I will open this forum for the question and answer. Please raise the hand. जिसने सवाल पूछना है वो अपना हाथ खड़ा करें। डॉक्टर मुबीन, वाकई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग डायबिटिक हैं और वो ये सोचते ही नहीं है कि डायबिटीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल करना है, और उसका अक्सर लोग रोज़ा नहीं रख रहे होते और वो ये कहते हैं कि जनाब ये अपना हमारा तो डॉक्टर ने मना किया है। मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि शुगर के साथ जो है। जी डॉक्टर प्रोफेसर सलमा गुंदी, यू कैन आस्क द What क्वेश्चन।
lovely topic and a lovely lecture. इतने अच्छे हमारे concepts डॉक्टर मुबीन you. ने कर दिए हैं clear. मेरा सिर्फ ये Thank you. पूछने का मकसद था कि जो chaperone effect था that is at 16 hours of fasting. आजकल जैसे 14 घंटे का रोजा जा रहा है और सर्दियों में जाएंगे तो और कम हो जाएगा. तो मतलब है हम इस डबल इफेक्ट से मुस्तफीद फिर नहीं होंगे. मुझे दरवाजा बंद कर दो. Actually, it's a beautiful question, and let me very quickly show you something. 16 hours की जो fasting है, उसमें it is the hour number 14 when the chaperones get mediated. So यहाँ पे ये देखिए, तो मैंने ये 14 लिखा हुआ है. So 16 hour की fasting जो है उसमें उसे 2-1 घंटे मिल जाते हैं chaperones को काम करने में, लेकिन chaperone engage हो जाते हैं at the 14th hour. So हमें उसका benefit बाहर मिलता है. वाह, वो मैडम सलमा ये बड़ा अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि देखें 8 घंटे में हमारी वो माइक्रो और मैक्रो ऑटोफेजी शुरू होती है और 14 घंटे के अंदर हमारा जो रोज़ा 14, 15, बाज़ जगहों पे 16 भी होता है, डिपेंड करता है कंट्री के अंदर. तो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा खूबसूरत निज़ाम रखा है कि हमारे अपने से वो गंद साफ होते रहते हैं. तो मेरा ख्याल है कि हम अपने पाकिस्तान वालों को भी कहा कि एक दिन मैं गुजर रहा था कि लाहौर के बाहर से सारे इस तरह के पड़े थे, तो उनको भी ऑटोफेजी का सिलसिला करें हम, ताकि हमारी शहर साफ हो. जी मैडम, यू आर कंटिन्यूइंग. Can I add something? Can I add something? जी डॉक्टर सलमा कुंडी ने जो बात की ना कि आजकल रोजे जो है 14 आवर्स के हो रहे हैं और इस तरह से, तो मेरे जहन में ये बात आई कि हमें रमजान के रोजे तो अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं ना, लेकिन सुन्नत तो हम सबको पता है कि थर्सडे और मंडे की सुन्नत है कि थर्सडे और मंडे थ्रू आउट द ईयर जो है वो रोजे रखे जाते हैं. तो वो अगर थर्सडे और मंडे को सुन्नत के मुताबिक हम नफली रोजे रखें तो आई थिंक कि ये शेपरॉन जो है वो सारा एक्ट हमारी गर्मियों के रोजों में कर ही देगा, चाहे रमजान गर्मियों में आए या ना आए. Absolutely correct. मैं खुद 16 घंटे के बाद खाना खाता हूँ. एक मेरी जो वो है अपना लंच है, फिर अगले उसके जाके करता हूँ. मैं तो पूरा साल ऐसे करता हूँ. मेरे शेफरान जो है इसलिए मेरे बॉडी वेट को नहीं बढ़ने देते और मेरे दिमाग की उसको सलाहियत को भी कम नहीं करने देते. मैंने ये बात डॉक्टर मुबीन को कही तो मेरा ख्याल है उन जो मेरे साथ रहे 2 दिन तो उनको एहसास हुआ कि मैं 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाता हूँ. तो दैट इज़ आल्सो, ये एक हिकमत थी मेरी जो मुझे वालिद साहब सिखाया करते थे, मेरी वालदा. तो एक्चुअली अब फिजियोलॉजी में डॉक्टर मुबीन साहब ने इसको वो कर दिया है. रियली कम खाना जो है वो बीमारी नहीं पैदा करता बल्कि आपके जिस्मानी खास तौर पे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है. एनीबडी एल्स टू आस्क द क्वेश्चन? There's just one more question. हमारे दीन में तो हम पानी से भी मना होते हैं. वैसे रूटीन में अगर हम कर लें, गर्मियों के रोजे रखें, लेकिन अगर हम इसको रोजे का नाम देखें, we just abstain from food but not from water, would it still be beneficial या नहीं? उसका वो खत्म हो जाएगा फायदा? Absolutely beneficial. So यहाँ पर जो वेस्ट में इस वक्त चल रहा है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग. और आप एक्चुअली हैरान होंगे, जैसे आज मेरा बेटा जो है मेरे से बात हो रही थी, वो यहाँ से 7 घंटे की फ्लाइट पे रहता है, तो उसका वेट था मेरा ख्याल है 240 और 50 ओवर वेट था. तो आज जब मेरी उससे बात हुई तो वो ही वाज क्वाइट स्लिम. तो मैंने उसे कहा कि तुमने ये क्या किया, इतनी तेज से कैसे किया कि मैं हैरान हो रहा हूँ. तो कहने लगा आई बीन डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉरएवर. तो यहाँ पर जो नया ट्रेंड है वो ये है कि ये मुसलसल रोजे रखने लग गए और उसको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं. उसकी जो नॉर्मल विंडो है वो 6 घंटे और 18 घंटे की ये करते हैं और उसमें पानी पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो ऐड नहीं करती कोई भी प्रोटीन्स या कार्ब्स, उसमें फैट्स हैं. कॉफ़ी पी लेते हैं, मिल्क पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं और उसकी जो ऑटोफेजी के प्रोसेसेस हैं वो उससे इम्पैक्ट नहीं होते. सो आप करेक्ट हैं कि अगर कोई ना भी प्रॉपर रोज़ा रखे, यानी खाना पीना, तो पानी वो पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं. थैंक यू. जी, एनीबडी एल्स? ये एक सवाल है. जी अस्सलाम वालेकुम. जी सर. जी मैं डॉक्टर मोहम्मद अफसर हूँ फ्रॉम गुजरात. मैं डॉक्टर मुबीन साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूसली इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे उन्होंने अपने बेटे की मिसाल दी, तो हमारा थोड़ा जहाँ पे फूड और हमारे खाने पीने की हैबिट थोड़ी डिफरेंट है, तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट है? बहुत सारे लोग बहुत सारे फार्मूलाज यूज कर रहे हैं, कोई 12 आवर, कोई 14 आवर, कोई 18 आवर. आपकी आवाज. हेलो
जी मैं सुन रहा हूँ, जी मैं सुन रहा हूँ। जी आवाज आई? जी तो जी हमारे डॉक्टर अफजल, जी पाकिस्तान के लिए कि हमारे लिए कोई अच्छा सा फार्मूला जो डाइट हमारी के मुताबिक हो और मौसम के मुताबिक हो, तो वो कौन सा जो बेस्ट हम खुद भी कर सकें और दूसरों को भी कह सकें? जी जी मैं अर्ज करता हूँ। एक्चुअली ये मामला यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पर इसलिए चल रहा है कि इधर लोगों को आदत है स्नैकिंग की, हर वक्त खाते रहते हैं, और यहाँ पे ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि खाने को बहुत ज्यादा मिलता है इन्हें। तो जब मैंने पिछले दिनों ये पढ़ाया था कि कैसे हमने रिकवर करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप, आपके पेशेंट्स सबसे पहले अपने जो मील्स हैं, जो 3 अगर मील्स लेते हैं तो वैसे ही लें, स्नैक्स को ख़त्म कर दें। दरमियान में कोई चाय पी रहे हैं बिस्किट्स के साथ, कोई वो बोतल पी रहे हैं, पहली स्टेज पर स्नैक्स ख़त्म किए जाते हैं। जब स्नैक ख़त्म हो जाते हैं एंड यू आर कंफर्टेबल, अगर आप स्नैक्स को ख़त्म करने के बाद हैबिचुएटेड हैं एंड इट ब्रेक्स योर डिसिप्लिन, तो फिर पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तो ऐड करते नहीं है, वो कोई ज़्यादा कैलोरी भी ऐड नहीं करते, लेकिन फिलिंग है। तो यहाँ पे अक्सर लोग अब पॉपकॉर्न के लिफाफे लेके फिर रहे होते हैं कि अच्छा जब दिल करेगा स्नैक का तो पॉपकॉर्न खा लूंगा। तो पहले आप स्नैक को क्लियर करते हैं, उसके बाद जब वो 3-4 वीक आप कर लेते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर आप एक मील को आधा कर देते हैं। तो फर्ज कीजिए आपको 3 मील की आदत है, तो आप डिनर को या लंच को आधा कर देते हैं। वो भी आप 3-4 वीक करते हैं, उसके बाद आप एक मील को स्किप कर देते हैं, आइडियली डिनर को या लंच को। कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, विच आई डू नॉट लाइक, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिनर से लेके लंच तक में ऑटोफेजी का टाइम जो है वो 14-15 घंटे मिल जाता है। हाउएवर आई लाइक कि ब्रेकफास्ट वक्त पे मिल जाए, लंच कर लें, डिनर को स्किप कर लें। तो ये ट्रांजिशन है जो आप करते हैं, इवेंचुअली 6 और 18 घंटे का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है और डुएबल है। जी डॉक्टर कैनात, यहाँ के आपने जो सवाल पूछा है, डॉक्टर कैनात आपने सवाल पूछा है डायबिटीज टू रिमिशन के। मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर हम रखेंगे रिमिशन पे। डॉक्टर कैनात ने पूछा है व्हाट अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन। जी सर, हम उसका एक पूरा टॉपिक अलग अगर रख लें तो वो मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ एक स्टडीज को टॉपिक दिखा के तो और ये डिस्कस बड़ा कर अच्छी दूँ। खुशखबरी सुनाई है कि हम तो कहते थे कि शुगर लाकाबिल इलाज मर्ज है और ब्लड प्रेशर लाकाबिल इलाज मर्ज है। मेरा ख्याल है कि हमारी अगर फिजियोलॉजिकल उसको समझें तो हो सकता है हम ब्लड प्रेशर और शुगर को भी हम बिल्कुल रिमिशन में ले जा सकते हैं। वी विल हैव अनदर लेक्चर इंशाल्लाह। सर जी एक्सक्यूज मी, डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। जी आई जी एम जी डॉक्टर, मैं सर डॉक्टर इफ़त इकबाल हूँ लाहौर से। मेरा जी एक क्वेश्चन है गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि आप, जी जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप। जी जी डॉक्टर, जी जी सर, जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे खासतौर पे पाकिस्तान में माएँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाती हैं, ठुसा देती हैं और उसमें इंटरवल्स भी बहुत कम क्या रखते हैं। खिलाती हैं? बहुत खाना बहुत खिलाती हैं कि ये खा अच्छा। लें कार्बोहाइड्रेट्स, कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो वो बच्चों को इतना ज़्यादा खिला देती हैं कि वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जो सर ने हमें पढ़ाया है, बताया है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको कितना हम बताएँ कि आप इंटरवल रखें खाने के लिए। क्योंकि हम प्राइमोर्डियली उनको हम अगर प्रिवेंशन करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें उन्हें बताना भी पड़ेगा ना कि हम आपको इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इतना इंटरवल, इतना वक़्फ़ा रखें खाने में। उनका तो दिल चाहता है हर घंटे बाद हमारा बच्चा कुछ ना कुछ खा रहा हो या पी रहा हो। क्वेश्चन ये जी दिस बनता है। जी। जी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। असल में तो ये क्वेश्चन इमोशनल ज्यादा हाँ, होगा और हाँ डिसिप्लिन जी। कम, क्योंकि माँ और बच्चे जी। का जो ताल्लुक है वो और है। हाउएवर आई वुड सजेस्ट वंस अगेन साइंटिफिकली कि बताने अगर, के लिए उनको जी, कि अगर हम आप उनसे यही बात करें कि जो जब आप बच्चे को या किसी को भी मुसलसल खिलाते हैं तो उसके जो सेल के अंदर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हर वक्त प्रोड्यूस हो रही होती हैं जब सेल काम करता है, वो क्लियर नहीं होती, जिसका असल में नुकसान ये है कि वो पाइल अप होते रहेंगे जैसे कमरे में गंद पड़ रहा है, और इवेंचुअली वो सेल्स को खराब करेंगी, बच्चा बड़ा होकर सफर करेगा। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 3 कर लें। बच्चों को जरूरत होती है ज्यादा खुराक की, बिकॉज दे आर डबलिंग अप इन देयर साइजेस वेरी सून। तो उनके जो 3 वक्त के खाने हैं वो ठीक है। विद इन 8 घंटे अगर वो कर लें, अगर तीनों मील 8 घंटे के अंदर आ जाएं, तो जो 16 घंटे बाकी रह जाएंगे
उसमें उनको ऑटोफेजी भी बहुत सारी मिल जाती है जिससे हीलिंग हो जाएगी। सो 8 घंटे का बेसिक इंटरवल, तीन मील्स आर फाइन। जी, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है जी, एक बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर मुबीन, कि जैसे आपने चैपरान का कहा ना, तो उन्होंने कहा व्हाट मीट बी टेकन, व्हाट मील्स बी टेकन आफ्टर इफ्तार टू सस्टेन द चैपरान इफेक्टिव एंड ऑटोफेजी। वेरी गुड कौन क्वेश्चन। सा सो खाना ऐसा चैपरान खाएं कि जिससे इफ्तार के ऊपर सस्टेन कर सकें हम? सो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं ना कि इफ्तार के बाद भी ऑटोफेजी चल रही हो, तो उसके लिए तो आपको हंगर कंटिन्यू करनी है। तो हंगर आप इफ्तार के साथ कंटिन्यू कर नहीं सकते। तो कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, फैट्स लेंगे, तो वो शेपरॉन उस वक्त स्टॉप हो जाएंगे। इसको हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक। Any other question? If there is no question, can we conclude today's session? We'll inshallah upload today's So one lecture. last question to Dr. Mubin. Sir, जी। what has been your experience regarding treating pregnant females for Dr. Amna. diabetes? Sir, I wanted to So- know Dr. Mubin's experience for treating diabetic females. Any special instructions from him? अच्छा, और ये so जो मैं है ना बिल्कुल weighing मैं machine, ये बिल्कुल नाना नहीं कमरे ट्रीट में ले जाओ, करता मैं भी प्रेग्नेंट विमेन को। मैं काफी बच के रहता हूँ इससे, बिकॉज इट्स क्वाइट अ लायबिलिटी एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन देयर। सो सॉरी। Okay, thank you. अच्छा। ये क्योंकि डॉक्टर हम ना आप लोगों का आज 3 गायनोकोलॉजिस्ट बैठे थे, तो मेरा ये ख्याल भी ये था कि कुछ लोग हमारे घरों में खवातीन कहती हैं नहीं प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर ने हमें मना किया है। तो बहरहाल एनी हो, आज का लेक्चर से काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट होगी और हमें इंशाअल्लाह ताला डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ वो अपना एक महाज जो हम बना रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उसके कंटिन्यू हम डायबिटीज़ के ऊपर लेक्चर कर रहे हैं। तो डॉक्टर सलमा कुंदी, ओवर टू यू टू कंक्लूड टुडे सेशन बिकॉज़ टाइम इज नाउ ऑलमोस्ट। Thank you, Professor Mulazim Saab. As usual, you have done wonders and you brought Dr. Mubin Sayyed to this webinar. We are also grateful to you. Thank you, Dr. Saab. And my special thanks to Dr. Mubin Sayyed. I already told him I'm a cool bean. I always listen to his presentations, and he's got so many presentations on the net, mashallah. It was wonderful, Dr. Mubin, and hope to hear you again on the other aspects of fasting, inshallah ta'ala, and I hope it's very soon. I thank you on behalf of Pakistan Medical Association. I thank you on behalf of the Azad Jammu Kashmir Medical College, Women Medical College, the Association of Pathologists, and the Pakistan Physiological Society, and SAP, which is the South Asian Association of Physiologists. Allah bless you. Have a very good day, and I thank all the participants because it is the audience which actually make our webinar a success. Have a good weekend. एक सवाल रह गया उसने पूछा Thank you very है much. डॉक्टर खलील साहब। डॉक्टर मुबीन, एक सवाल रह गया आखिर में, वो कह रहे हैं कि मेरा मकसद ये था कौन सी फूड ड्यूरिंग इफ्तार अवॉइड की जाए। मेरे ख्याल आपने एक चार्ट भी दी है, आप थोड़ा सा अगर बता दें कि कंक्लूड कर देते हैं इसको। जी, वंस अगेन, अगर तो देखिए, जब आप लेट्स से सहरी के वक्त आपने खाना खाया और अब आप इफ्तार तक पहुंचे, मैं अपने यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारी सहरी होती है कोई 5:00 पर और हमारी इफ्तार है 7:20 पर। तो ये बन गए कोई 14.5 घंटे। तो इसके दौरान में ऑटोफेजी तो स्टार्ट हुई हुई थी। इवन 14th आवर पे शेपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी भी आधा घंटा चल गई। अगर अब मैं ये कोशिश करूं कि इफ्तार के वक्त कुछ ऐसा खाऊं कि ऑटोफेजी भी जारी रहे और मैं खाना भी खाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। अदर देन कि मैं कोई वो चाय पी लूं या कॉफ़ी पी लूं या पानी पी लूं या कोई पॉपकॉर्न खा लूं, एंड दैट्स अबाउट इट। तो फिर मैं और 2 घंटे बैठ जाऊं तो मुझे और कुछ घंटों की शेपरॉन मीडिएटेड मिल जाएगी। उसके बाद बहरहाल मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो जो ही मैं कोई फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स खाऊंगा तो मेरी जो ऑटोफेजी के प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगे। So I hope it makes sense. इंशाल्लाह आप देर हो गया होगा, इंशाल्लाह आप सहरी की तरफ जाएंगे और अल्लाह ताला सब रमज़ान मुबारक के तहत हमारे मुल्क पे रहम फरमाए
और अल्लाह ताला हर किस्म के अजाब से हमें महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। Allah Hafiz to everyone. Allah Hafiz. Thank you very much.